अच्छा, तो ये पब्लिक फोन बूथ है। मैं समझा किसी की रिहायशी कोठी है। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा और टाइगर हंस पड़ा और फिर उसने मुख्तसर लफ्जों में सारी कहानी सुना दी। ओह गुड, तुम बाज़ औक़ात अच्छे जाते हो। अब यहाँ से चले, यहाँ से तो परिंदे उड़ ही गए। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर वो टाइगर को हमरा लिए सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर कमरे में पहुंचा ही था कि अचानक एक खौफनाक धमाका हुआ। इमरान और टाइगर के कदमों तले से जमीन बुरी तरह लरजी और इमरान टाइगर का बाजू पकड़कर बिजली की सी तेजी से कमरे की दीवार की जड़ में जा गिरा। पहले धमाके की आवाज खत्म ही ना हुई थी कि दूसरा खौफनाक धमाका हुआ और फिर जोरदार कड़कड़ाहट के साथ ही कमरे की छत फर्श पर आ गिरी और इमरान और टाइगर की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। हर तरफ सीमेंट का ढेर और उसकी गर्द छा गई थी। इमरान और टाइगर को यूं महसूस हुआ जैसे उनके जिस्मों पर छोटी छोटी कंकरियों की तेज बारिश शुरू हो गई हो और वो कंकरियों के लादे में दबते जा रहे थे। छत के गिरने से जोरदार धमाके से छत का मलबा नीचे गिरा था, लेकिन चूंकि वो दीवार की बिल्कुल जड़ में मौजूद थे इसलिए उन पर बराह रास्त मलबा न गिरा था। दूसरे धमाके के बाद खामोशी छा गई थी। इमरान सांस रोके पड़ा हुआ था। गर्दो गुबार का जोर अभी तक कम ना हुआ था, लेकिन अब कंकरियों की बारिश कम हो गई थी जो उनके जिस्मों पर आबशार की सूरत में गिर रही थी। जब गर्दो गुबार और कंकरियों की बारिश का जोर बिल्कुल खत्म हो गया और हर तरफ खामोशी सी छा गई तो इमरान ने अपने जिस्म को जोर से हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो उसके जिस्म ने हरकत करने से भी इनकार कर दिया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो हरकत में आ गया और इमरान अपने ऊपर मौजूद ढेर को हटाने में कामयाब हो गया और चंद लम्हों बाद वो उठकर खड़े होने में कामयाब हो गया। उसी लम्हे उसे जोरदार छींक आ गई और नाक में घुसती हुई गर्द झटक गई। शायद पूरी कोठी जमीन बोस हो चुकी थी। गर्द गुबार अभी तक हर तरफ छाया हुआ था। उसी लम्हे उसे टाइगर का ख्याल आ गया। उसने झुककर ढेर को दोबारा इधर उधर करना शुरू कर दिया और फिर थोड़ी देर बाद वो ढेर में से टाइगर को बरामद करने में कामयाब हो गया। टाइगर बेहोश था। इमरान ने उसे उठाकर कांधे पर लादा और फिर वो मलबे को फलांगता हुआ आगे बढ़ने लगा। इमरान साहब, इमरान साहब। उसी लम्हे उसे दूर से तनवीर की आवाज सुनाई दी। तनवीर, हम यहाँ हैं, इमरान ने जोर से कहा और फिर इमरान को 3-4 साए अपनी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। चंद लम्हों बाद वो इमरान के करीब पहुंच गए। ये तनवीर सिद्दीकी, चौहान सफदर और कैप्टन शकील थे। आप ठीक हैं? सफदर ने कहा। हाँ, एक तो ये टाइगर को बेहोश होने का बड़ा शौक है। जब मौका मिलता है जल्दी से बेहोश हो जाता है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और चौहान ने आगे बढ़कर टाइगर को उसके कंधे से ले लिया। ये तबाही कैसे हुई? इमरान ने आगे बढ़ते हुए कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम बाहर निकले ही थे कि अचानक एक बम जैसे हवा में उड़ता हुआ कोठी की छत पर गिरा। दूसरा उसके पीछे था और फिर खौफनाक धमाकों से हर तरफ गर्दो गुबार छा गया। जूलिया कहाँ है? इमरान ने सड़क पर आते हुए पूछा। मालूम नहीं, वो कोठी से निकलकर अपनी कार की तरफ गई थी, तनवीर ने जवाब दिया और उसी लम्हे उन्हें दूर से फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। चलो निकलो, वरना पुलिस कार्रवाई में फंसना पड़ जाएगा, इमरान ने सायरन सुनते ही कहा और वो सब तेजी से अपनी अपनी कारों की तरफ लपके। जूलिया अपनी कार के साथ पुश लगाए खड़ी थी। वो कोठी से निकलकर तेज तेज कदम उठाती वापस अपनी कार की तरफ आ गई थी, क्योंकि उसके ख्याल के मुताबिक अब सिवाय वापसी के और कोई प्रोग्राम न था कि अचानक उसके कानों में सीटी की आवाज सुनाई दी। उसने चौंक कर ऊपर देखा। दूसरे लम्हे वो बुरी तरह उछली। उसने एक मिसाइल नुमा बम को नीले पत्थरों वाली कोठी के बाएं तरफ बनी हुई सफेद रंग की कोठी की छत से निकलकर नीले पत्थरों वाली कोठी की तरफ बढ़ते देखा। वो चूंकि सफेद कोठी की उगवी दीवार के साथ मौजूद थी, इसलिए उसे सीटी की आवाज सुनाई दी थी। पहले बम के पीछे ही दूसरा बम भी उसे कोठी से निकला। बमों की साख देखते ही जूलिया समझ गई कि ये गन मिसाइल हैं। उसी लम्हे एक के बाद दिगरे दो खौफनाक धमाके हुए और जूलिया की नजरों के सामने नीले रंग के पत्थरों वाली कोठी के पुरखच्चे उड़ गए। जूलिया ने दांत भींच लिए। उसे मालूम था कि इमरान और टाइगर कोठी के अंदर ही हैं। हर तरफ गर्दो गुबार का तूफान सा खड़ा हो गया। इस गर्द गुबार के तूफान में जाहिर है वो फौरी तौर पर अंदर न जा सकती थी और फिर उसे किसी कार के चलने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसी सफेद कोठी में से सुनाई दी थी। जूलिया तेजी से मुड़ी और दौड़ती हुई उस कोठी के सामने के रुख पर पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि उस सफेद रंग की कोठी का फाटक खुला और एक के बाद दिगरे दो कारें बाहर निकली और इंतहाई तेज रफ्तारी से दौड़ती हुई बाएं तरफ को चली गई। उनमें से एक नीले रंग की थी,
जबकि दूसरी सिया रंग की वो इंतहाई रफ्तार से चौक की तरफ बढ़ी जा रही थी। जूलिया इंतहाई तेज रफ्तारी से वापस भागी और फिर उसने कार में बैठने और उसे चलाकर सड़क पर ले आने में इंतहाई फुर्ती दिखाई। चंद लम्हों बाद ही उसकी कार भी चौक की तरफ उड़ी चली जा रही थी। उसे चूंकि मालूम था कि शादाब कॉलोनी से पुख्ता सड़क एक ही शहर की तरफ जाती है, इसलिए दोनों कारें लाजमन उसी तरफ ही गई होंगी। लेकिन जूलिया शहर पहुंचने का एक शॉर्टकट भी जानती थी, लेकिन ये सड़क पुख्ता ना थी। लेकिन जूलिया ने उसकी नापुख्तगी का ख्याल किए बगैर कार उस कच्ची सड़क पर मोड़ दी और कार गर्दो गुबार के बादल उड़ाती आगे बढ़ती गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो घूमकर उस चौक पर पहुंच गई जहां से शादाब कॉलोनी से आने वाली सड़क मिलती थी। जूलिया ने जरा सा आगे करके एक तरफ कार रोक दी। यहाँ एक पेट्रोल पंप था और वहाँ चंद कारें और भी मौजूद थी। जूलिया की नजरें उगभी आईने पर जमी हुई थी और वो दांतों पर दांत जमाए खामोश बैठी थी। उसे यकीन था कि इमरान और टाइगर अगर मरे नहीं होंगे तो शायद जख्मी जरूर हो गए होंगे, और अब उसके जहन में इमरान के इंतकाम की वहशत पूरी तरह सवार थी। चंद ही लम्हों बाद उसे बैक मिरर में वो दोनों कारें नजर आ गई। वो अब चौक से मुड़कर इधर ही आ रही थी और फिर वो दोनों यक्के बाद दिखरे उसके करीब से गुजरती गई। जूलिया ने देखा कि नीले रंग की कार में अरसलान और उसके साथी सवार हैं, जबकि सिया रंग की कार में उसे मास्टर टोनी और कुछ मकामी लोग नजर आए थे। सिया रंग की कार नीले रंग की कार से आगे थी। उनके काफी आगे बढ़ जाने के बाद जूलिया ने कार आगे बढ़ाई। वो बड़े मोहतात अंदाज में उनका ताकुब कर रही थी। वो उन्हें किसी शक में मुब्तला न करना चाहती थी। दोनों कारें शहर की मुख्तलिफ सड़कों से गुजरती हुई एक और रिहायशी कॉलोनी की तरफ बढ़ गई और फिर दोनों कारें एक खासी बड़ी कोठी के सामने रुक गई। सिया रंग की कार से मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया गया और चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और फिर दोनों कारें आगे पीछे चलती हुई उस कोठी के अंदर चली गई। जूलिया ने कार एक खाली जगह पर रोकी हुई थी। उसके आसपास और कोई कार या आदमी मौजूद न था, इसलिए उसने डैशबोर्ड के नीचे लगा हुआ ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो हेलो, जूलिया कॉलिंग ओवर। बटन दबाकर उसने बार बार फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस, इमरान अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद उसके कानों में इमरान की आवाज़ पड़ी और इमरान की आवाज़ सुनते ही उसके दिल में बेख्तियार बेपनाह मसरत की एक लहर सी दौड़ गई। इमरान के जवाब देने का मतलब था कि वो न सिर्फ जिंदा था बल्कि ठीक भी था। मैंने अरसलान और उसके साथियों की नई पनाहगाह तलाश कर ली है, ओवर। जूलिया ने कहा। अरे वाकई, अब नजूम तो नहीं सीख लिया, ओवर। इमरान की आवाज़ में बेसाख्ता किस्म की हैरत थी। तुम शायद अब तक यही समझते रहे हो कि नजूम सिर्फ तुम्हें ही आती है, ओवर। जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। अरे अरे, ये बात नहीं, नजूम तुम्हें ही मुबारक। इसलिए तो नजूम जानने वाले को नजूमी कहते हैं। अगर नजूम किसी मर्द को आती तो यकीनन नजूमी की बजाय नजूमा कहा जाता। बहरहाल, ये लोग कहाँ हैं, ओवर, इमरान ने कहा। और जूलिया उसके इस मुज़क्कर मोनस के चक्कर पर हंस पड़ी। ये जिशान कॉलोनी के चौथे ब्लॉक की एक कोठी में गए हैं। इस कोठी के बिल्कुल सामने सिनेमा घर है। इसका बोर्ड मुझे नजर आ रहा है, जिशान सिनेमा, ओवर। जूलिया ने कहा। ओ ठीक है, मैं समझ गया, तुम वहीं रुको, हम पहुंच रहे हैं, ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। जूलिया बड़े मुतमईन अंदाज में कार में बैठी उस कोठी की निगरानी कर रही थी। चंद लम्हों बाद उसने कोठी का फाटक एक बार फिर खुलते हुए देखा और वो चौंक पड़ी। सिया रंग की कार फाटक से बाहर आ रही थी। उसके बाहर आते ही फाटक बंद हो गया। कार उसी तरफ आ रही थी जिधर जूलिया मौजूद थी और फिर चंद ही लम्हों बाद कार उसके करीब से गुजरती हुई आगे बढ़ गई। जूलिया ने देखा कि कार में मास्टर टोनी और उसके साथी मौजूद थे। अरसलान और उसके साथी ना थे, इसलिए उसने उनके पीछे जाने की जरूरत ना समझी। थोड़ी देर बाद उसने तनवीर और उसके साथियों की कारें अपने करीब रुकती हुई देखी तो वो कार से नीचे उतर आई। तमाम साथी 3 कारों में आए थे। टाइगर भी उनमें मौजूद था। इमरान और टाइगर दोनों के लिबास बेहद खराब हो रहे थे। कोई बाहर तो नहीं आया, इमरान ने आगे बढ़कर जूलिया से पूछा। मास्टर टोनी और उसके साथी वापस चले गए हैं, अरसलान और उसके साथी अंदर ही हैं, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। तुमने उन्हें कैसे चेक किया, इमरान ने उस कोठी की तरफ देखते हुए पूछा। वो शायद उसका हुदूद अरबा चेक कर रहा था और जूलिया ने मुख्तसर लफ्जों में बमों से लेकर यहाँ तक के ताकुब की तफसील बता दी। तुम्हारे पास किस किस्म का असला है, इमरान ने पूछा। सिवाय इन गन मिसाइलों के हर किस्म का असला है, जूलिया ने जवाब दिया।
क्या आप भी उनकी तर्ज पर कोठी तबाह करना चाहते हैं? सफदर ने कहा। नहीं, अव्वल तो मैं ऐसा करता ही नहीं, और यहाँ तो कतन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये गुंजान आबादी है। कोठी की तबाही का मतलब खासा जानी नुकसान होना। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। फिर क्या प्रोग्राम है? सफदर ने कहा। मैं इन्हें अगवा करना चाहता हूँ, मैंने इनसे पूछ-गुछ भी करनी है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, और फिर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। उसने कार की फ्रंट सीट उठाई और उसके नीचे मौजूद बॉक्स खोलकर उसमें से 2 छोटे-छोटे बम निकालकर जेब में डाल लिए। मैं इन्हें बेहोश करता हूँ, उसके बाद हम सब इत्मीनान से अंदर जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हम यहीं रुके? जूलिया ने पूछा। हाँ, फिलहाल यहीं रुको, हो सकता है वो निगरानी कर रहे हों, मैं तुम्हें इशारा कर दूंगा, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा, और फिर सड़क क्रॉस करता हुआ दूसरी साइड पर चला गया, क्योंकि कोठी उसी तरफ थी। सड़क क्रॉस करके इमरान एक साइड गली में घुसकर उनकी नजरों से गायब हो गया। मास्टर टोनी अरसलान और उसके साथियों के साथ साथ अपने आदमियों को लेकर एक खुफिया सुरंग के जरिए काफी फासले पर मौजूद एक और कोठी में जा निकला। उस कोठी में भी उसके आदमी मौजूद थे। ये तुमने कितनी कोठियां ले रखी हैं? डगलस ने मास्टर टोनी से मुखातिब होकर कहा, और मास्टर टोनी उसकी हैरत पर हंस पड़ा। अब तक मेरा काम महदूद था, लेकिन गुज़िश्ता 1 बरस से मैंने इसका दायरा फैला दिया है, और मैं बैनुल अक़वामी पैमाने पर तंजीम कायम करने में मसरूफ हूँ। ऐसी तंजीम जिसकी कारकर्दगी पूरी दुनिया में नुमाया रहे। ये कोठियाँ मैंने इस तंजीम के हेडक्वार्टर के तौर पर तैयार कराई हैं। इस कोठी और नीले पत्थरों वाली कोठी के दरमियान जो खाली प्लॉट मौजूद है, वो भी मेरी ही मिल्कियत है। मैं वहाँ एक बहुत बड़ा जुआ खाना तामीर करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, मास्टर टोनी ने बड़े फकरिया अंदाज में तफसीलात बताते हुए कहा। अरसलान और फरकंदा इस दौरान उस कोठी की ऊपर वाली मंजिल पर चले गए थे। वो शायद इमरान और उसके साथियों को चेक करना चाहते थे। चंद लम्हों बाद अरसलान दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे आया। उसके चेहरे पर जोश के आसार नुमाया थे। इमरान और उसके साथी कोठी के अंदर हैं। अगर कोठी को किसी तरह उड़ा दिया जाए तो उनकी मौत यकीनी है, अरसलान ने कहा। लेकिन ये कोठी तो मैंने बड़े कसीर सरमाए से तामीर कराई है, इसे कैसे उड़ाया जा सकता है? मास्टर टोनी ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। सुनो मास्टर टोनी, हमारा ताल्लुक जिस तंजीम से है वो इस कोठी की लागत से तुम्हें डबल अदा कर सकती है। ये सबसे अच्छा मौका है, उसके बाद शायद ये मौका फिर कभी ना आए, अरसलान ने उसका बाजू पकड़ते हुए कहा। नहीं जनाब, ये नामुमकिन है, मैं ये कोठी तबाह नहीं कर सकता, वेरी सॉरी, मास्टर टोनी ने बड़ी सख्ती से इनकार करते हुए कहा। लेकिन एक और बात भी है कि हमारे पास ऐसा असला भी तो मौजूद नहीं है जिससे हम कोठी को उड़ा सके, इसलिए ये आइडिया ही फिजूल है। बल्कि मेरा ख्याल है हम स्टेन गने लेकर सारे इकट्ठे ही चढ़ दौड़े और जो नजर आए उसे भून डाले, डगलस ने कहा। नहीं, ये इस बार पूरा गैंग सामने आया है, हो सकता है इनके साथी बाहर पहरे पर भी मौजूद हों, ऐसी सूरत में हम फंस भी सकते हैं, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। सुनो मास्टर टोनी, 3 गुना कीमत ले लो और फौरी फैसला करो, अरसलान ने मास्टर टोनी का बाजू पकड़ते हुए कहा। जनाब, मेरे इस कोठी पर 20 लाख रुपए खर्च आए हैं, मैं इसे कैसे तबाह कर दूं, और वो भी अपने हाथों से, मास्टर टोनी ने कहा। 60 लाख रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, जल्दी करो, वो निकल जाएंगे, अरसलान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। 60 लाख? क्या वाकई अब दुरुस्त कह रहे हैं? मास्टर टोनी की आंखें पहलती गई। उसने तो जानबूझकर 5 लाख को बढ़ाकर 20 लाख कह दिया था ताकि अरसलान उस इरादे से बाज आ जाए, लेकिन 60 लाख से तो वो ऐसी 10 कोठियां और बना सकता था। बिल्कुल दुरुस्त, नकद मिलेंगे, मुझ पर एतमाद करो, अरसलान ने कहा। ओके, मुझे एतमाद है, मेरे पास यहाँ पूरा असला खाना है, उसमें मिसाइल गने भी मौजूद है, वो मिसाइल उस कोठी के लिए काफी रहेंगे, क्या ख्याल है? मास्टर टोनी ने रजामंद होते हुए कहा। मिसाइल गने, ओ वेरी गुड, इस कदर जदीद तबाहकुन हथियार की मौजूदगी का तो मुझे तस्वुर भी ना था, जल्दी करो, जल्दी, ये गन लेकर छत पर आ जाओ, अरसलान ने खुशी से चहकते हुए कहा, और टोनी सर हिलाता हुआ दौड़कर इमारत के अंदर चला गया, जबकि अरसलान डगलस को लिए वापस ऊपर वाली मंजिल की तरफ दौड़ा जहां फरकंदा मौजूद थी। उसके पास वाकई मिसाइल गन होगी, डगलस को शायद अब तक यकीन न आ रहा था। जब वो कह रहा है तो होगी, सरमाया हो तो ये गने हासिल करना मुश्किल नहीं है, अरसलान ने दूसरी मंजिल पर पहुंचते हुए कहा। वो सब बाहर निकल रहे हैं, फरकंदा ने अरसलान को देखते ही कहा। वो एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी हुई थी। इमरान निकल गया, अरसलान ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। नहीं, इमरान और टाइगर अभी तक बाहर नहीं आए, वो अंदर हैं,
फरकंदा ने कहा, और उसी लम्हे सीढ़ियों पर किसी के दौड़कर आने की आवाजें सुनाई दी और फिर मास्टर टोनी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में एक जदीद तरीन मिसाइल गन मौजूद थी। इसके मैगजीन में 2 बम होते हैं जिन्हें मुसलसल फायर किया जा सकता है। मास्टर टोनी ने बड़े फकरिया लहजे में कहा, गुड मास्टर टोनी, अब मुझे वाकई यकीन आ गया है कि तुम में बैनुल अक़वामी तंजीम के चीफ बॉस बनने की पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। डगलस ने कहा और मास्टर टोनी का सीना और फूल गया। अरसलान ने जल्दी से उसके हाथ से गन ले ली और उसकी चौड़ी नाल खिड़की में रखकर उसका रुख नीले पत्थरों वाली कोठी की तरफ कर दिया। मास्टर टोनी, यहाँ कारें भी हैं? अरसलान ने अचानक मुड़कर पूछा। हाँ, यहाँ 2 कारें मौजूद हैं। अरे हाँ, कोठी के साथ मेरी कार भी तबाह हो जाएगी, उसका मुआवजा। मास्टर टोनी ने चौंकते हुए कहा, एक नहीं 2 कारें। दूसरी किराए वाली कार भी तुम्हारे ही कार्ड पर आई है। बहरहाल उनकी अदायगी अलहदा। तुम ऐसा करो, नीचे जाकर कारें तैयार करो। कोठी के तबाह होने से जो गर्दो गुबार उठेगा, हम उसकी आड़ में आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे, अरसलान ने कहा और मास्टर टोनी सर हिलाता हुआ वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ गया। फायर करो अरसलान, क्या सोच रहे हो? फरकंदा ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि अगर इमरान बाहर आ जाए तो बराह रास्त उसी का टारगेट लेकर फायर कर दूं। इस तरह उसकी मौत यकीनी हो जाएगी। अरसलान ने कहा, पागल हो गए हो? मिसाइल गन से निकलने वाला मिसाइल बाकायदा आवाज पैदा करता है और उसकी आवाज सुनकर वो शैतान भाग जाएगा। तुम फायर करो, कोठी तबाह हो जाने के बाद वो कैसे बच निकलेगा? फरकंदा ने कहा, ओके, ये भी ठीक है, अरसलान ने कहा और फिर उसने गन को मजबूती से पकड़कर उसे सीधा किया और फिर एक झटके से ट्रिगर दबा दिया। टैंक की आवाज से एक मिसाइल गन से निकला और फिर हल्की सी सीटी की आवाज पैदा करता हुआ नीले पत्थरों वाली कोठी की तरफ बढ़ा। अरसलान ने फौरन ही दूसरी बार ट्रिगर दबा दिया और टैंक की आवाज से दूसरा मिसाइल भी फायर हो गया। अब वो नीले पत्थरों वाली कोठी की तरफ देख रहे थे। चंद लम्हों बाद पहला मिसाइल कोठी के दरमियानी हिस्से की छत से टकराया और फिर एक खौफनाक और आसाब शिकन धमाका हुआ। अभी पहले धमाके की गूंज खत्म ना हुई थी कि दूसरे मिसाइल ने उस जैसा दूसरा धमाका कर दिया और फिर अरसलान, डगलस और फरकंदा को नीले पत्थरों वाली कोठी तिनकों की तरफ बिखरती नजर आई। उसके साथ ही हर तरफ गर्दो गुबार का एक तूफान सा पैदा हुआ और हर चीज उस गर्द में नजरों से ओझल हो गई। वो मारा, हमारा मिशन मुकम्मल हो गया, अरसलान ने मसरत से भरपूर लहजे में कहा और फिर गन को एक तरफ फेंककर वो सब तेजी से वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। नीचे पोर्च में 2 कारें मौजूद थी, एक नीले रंग की और दूसरी सिया रंग की। मास्टर टोनी के साथ ही सिया रंग की कार में मौजूद थे और ये कार फाटक के करीब मौजूद थी, जबकि नीले रंग की कार उसके पीछे खड़ी थी। मास्टर टोनी सिया रंग की कार के करीब खड़ा था। जल्दी करो, निकल चले, वरना अभी पुलिस पूरे इलाके को घेर लेगी। मास्टर टोनी ने उन्हें सीढ़ियों से उतरते देखकर चीख कर कहा और अरसलान, डगलस और फरकंदा दौड़कर उस नीले रंग की कार में सवार हो गए। मास्टर टोनी सिया रंग की कार में सवार हो गया। फाटक के पास मास्टर टोनी का आदमी मौजूद था। दूसरे लम्हे एक के बाद दिगरे दोनों कारों के इंजन स्टार्ट हुए। मास्टर टोनी के आदमी ने फाटक खोल दिया और वो दोनों कारें तेजी से पुख्ता फर्श पर फिसलती हुई सड़क पर आई और फिर बाएं तरफ मुड़कर खासी तेज रफ्तारी से दौड़ती चली गई। नीले रंग की कार का स्टीयरिंग अरसलान के हाथों में था। फरकंदा उसकी साथ वाली सीट पर बैठी हुई थी, जबकि डगलस पिछली सीट पर मौजूद था। अरसलान की नजरें उगबी आईने पर जमी हुई थी, लेकिन कोई कार उसे नजर न आ रही थी और फिर वो चौक पर पहुंचकर शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। डगलस, तुम खामोश क्यों बैठे हो? फरकंदा ने मुड़कर पिछली सीट पर खामोश बैठे हुए डगलस से मुखातिब होकर कहा। मिशन मुकम्मल हो गया, इस खुशी में खामोश बैठा हुआ हूँ, डगलस ने मुस्कुराते हुए कहा और फरकंदा के साथ साथ अरसलान भी हंस पड़ा। मीता इस बेचारे का पहला ही मिशन था और पहले ही मिशन में वो मछलियों की खुराक बन गया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद अरसलान ने कहा, इस गेम में तो ऐसे ही होता है, न जाने हम हर रोज कितनी बार मौत के मुंह से बचते हैं और न जाने कब ना बच सके। डगलस ने बड़े फलसफियाना लहजे में कहा और अरसलान और फरकंदा सर हिलाकर खामोश हो गए। जिस सड़क पर उनकी कारें दौड़ रही थी उस पर ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। अलबत्ता उन्हें अब दूर से पुलिस गाड़ियों के सायरन अपनी तरफ आते सुनाई देने लग गए थे और उनके आसाब चौकन्ना हो गए थे। लेकिन चंद ही लम्हों बाद पुलिस गाड़ियां, जो तादाद में 4 थी, सायरन बजाती हुई इंतहाई तेज रफ्तारी से उनके करीब से गुजर गई। उनके पीछे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां भी थी और उन तीनों ने उनके इस तरह गुजर जाने पर इत्मीनान का सांस लिया। अब क्या प्रोग्राम है वापसी का? फरकंदा ने अरसलान से पूछा।
मास्टर टोनी ने इस मिशन में वाकई बहुत ताउन किया है। मैं हेडक्वार्टर कॉल करके मिशन की तकमील की रिपोर्ट के साथ साथ उसके लिए रकम भी तलब करूंगा, इसलिए 2-4 रोज तो हमें यहाँ रहना ही पड़ेगा। अरसलान ने कहा, मेरा ख्याल है आप लोग यहाँ रहे, मैं पहली फ्लाइट से वापस चला जाऊं, मैंने कुछ ज़ाती काम निपटाने हैं। डगलस ने कहा, ठीक है, अब यहाँ रहने का कोई मकसद तो नहीं, मैं तो सिर्फ मास्टर टोनी की वजह से रुक रहा हूँ। अरसलान ने उसकी बात की तायद करते हुए कहा। इस दौरान उनकी कारें मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक और रिहायशी कॉलोनी में दाखिल हो गई और फिर मास्टर टोनी ने कार का हॉर्न मखसूस अंदाज में बजाकर फाटक खुलवाया और दोनों कारें अंदर पहुंच गई। ये मेरा सेकंड हेडक्वार्टर है। मास्टर टोनी ने कार से बाहर निकलते ही अरसलान से कहा, तुम तो मेरी तवक्को से भी बड़े आदमी हो। अरसलान ने कहा और मास्टर टोनी मुस्कुराता हुआ उन्हें हमरा लिए इमारत के अंदर पहुंच गया। उसके साथी वहीं बाहर ही रह गए। वो सब ड्राइंग रूम की तर्ज पर बने हुए कमरे में आकर सोफों पर बैठ गए। अब तुम्हारा काम तो मुकम्मल हो गया, मेरी रकम का क्या होगा? मास्टर टोनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी रकम भी मिल जाएगी, बल्कि इनाम भी साथ मिलेगा। मैं आज रात अपने हेडक्वार्टर रिपोर्ट दूंगा। मुझे उम्मीद है 1-2 रोज में तुम्हारी रकम मिल जाएगी। कितनी रकम कहूँ? अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा। 60 लाख तो कोटी के कहे थे, कार और दीगर अखराजात वगैरह भी साथ लगा लो तो कम से कम 2 लाख और होने चाहिए। वैसे तो इस चक्कर में मेरा बेहतरीन आदमी बालम ज़ाय हो गया है, लेकिन बहरहाल ये तो होता ही रहता है। मास्टर टोनी ने खालिसतन कारोबारी लहजे में कहा। 62 लाख हुए, मैं 65 लाख मंगवा दूंगा। 3 लाख मेरी तरफ से इनाम समझ लेना, अरसलान ने कहा और मास्टर टोनी 65 लाख रुपए की रकम का सुनते ही बेख्तियार उठा और अरसलान को सैल्यूट मार दिया। उसका चेहरा मसरत से गुलनार हो रहा था। अरसलान, डगलस और फरकंदा उसके इस अंदाज पर कहकहा मारकर हंस पड़े।